Good morning, everyone. So again, let's start the lecture without any further delay. As I already told you that first of all, do you want a guys in a white screen or in a black screen? I think white will be much better. But the problem with the white is that it directly hit my eyes. Anyway, let's start. तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक का पार्ट नंबर 2। क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइंस एंड टेक का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम आपको पार्ट 1 पढ़ा चुके थे और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखो, लाइन से लाइन देखते जाओ, लाइन से लाइन पूरा देखते जाओ। और बुक जो है ना, रवि अग्रहारी सर का बुक खरीद लेना। जैसे मेरे लेक्चर देखो, उसके बाद वहां पे जाकर के बुक को एक बार सर का रीड कर लो, पढ़ लो एक बार। ठीक है। और इनका शायद सर नोट्स भी अपना कहीं पे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनका नोट्स भी कहीं डाउनलोड कर लो। ये बुक बहुत अच्छा किताब है, स्पेशली फॉर साइंस एंड टेक। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो कल हम कहाँ तक बताए थे आपको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम बता रहे थे कि हम लोग का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? यही पढ़ा रहे थे हम। हम्म। चलो, आज हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। मतलब कल जहाँ पे हम छोड़े थे वहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल हम कहाँ छोड़े थे आपको? कल हम करवा चुके थे आपका साइंस का एवरीडे में क्या इस्तेमाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अफेक्टिंग कैसे करता है इंसान का लाइफ को। उसके साथ उसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए थे। लिमिटेशन बताए थे, यानी कि उसका चैलेंजेस बताए थे। आज हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम पे और अभी के टाइम पे साइंस एंड टेक जो वो किस तरह से आपका अलग अलग है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम्म, देखो, जैसे अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है ना। तो 2025 से अगर एक साल पहले जाएगा तो 2024, उससे एक पहले साल 2023, उससे 2022, उससे पहले 2020, 2019, 18, 2017, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं सन 2000 आएगा। आएगा ना। और पीछे चल जाएगा तो कहीं ना कहीं 1900 आएगा। आएगा ना। फिर कहीं ना कहीं पीछे चल जाएगा तो कहीं ना कहीं 1700 मिलेगा। और 1700 से पीछे चल जाओ, कहीं न कहीं आपको 1400 मिलेगा या 1300 मिलेगा। और पीछे चला जाओ, कहीं न कहीं आपको साढ़े 700 मिलेगा। पीछे चल जाओ, कहीं न कहीं आपको 500 मिलेगा। और पीछे चला जाओ, आपको कहीं न कहीं 200 मिलेगा। या और पीछे चला जाओ, कहीं न कहीं आपको 100 मिलेगा। और पीछे चला जाओ, कहीं न कहीं आपको 0 मिलेगा, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म। इसके हिसाब से देखो, अभी हम लोग 2025 में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? 2025 में जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना बाबू, तो हम क्या पढ़ेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2025 में नहीं, बल्कि इतिहास से, एंशिएंट से ही कैसा इवोल्यूशन हुआ है। तो हम क्या बोले, देखो पहले इसको समझो। ये जो पॉइंट है ना, ये जीरो है। जीरो के बाद इधर हम लोग 2025 साल बढ़े, इसीलिए हम लोग 2025 है। और इसके अगर इधर चला जाएगा ना पीछे तरफ, तो फिर तुम देखो कहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना है, 100 साल पीछे चला जाओ। फिर यहाँ पे तुम कितना चला जाओ, 500 साल चला जाओ पीछे। फिर चला जाओ कितना, तुम यहाँ पे 1000 साल पीछे चला जाओ। फिर और पीछे चला जाओ, तुम यहाँ पे 3000 साल पीछे चला जाओ। फिर और पीछे चला जाओ, यहाँ पे तुम 5000 साल पीछे चला जाओ। ठीक है। तो देखो, इंजीनियरिंग का जो है ना, वो लगभग लगभग, मतलब यहाँ से देखो, 2025 से लेकर के 1700, इसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया का टाइम, सॉरी, मॉडर्न टाइम। 2017, 1700, 1600 तो पकड़ो। उसके बाद 1600 से लेकर के अपना 1700 तक, इसको हम कहते हैं मिडाइवल टाइम। और जो 700 से बाद, सॉरी, 1700, 1600 से लेकर के लगभग 700 तक, ये एडी कहते हैं। इधर को एडी कहा जाता है, इधर को बीसी कहा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और 700 के बाद से अगर आप इधर चल जाइएगा ना, यहाँ से इधर, तो इसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट इंडिया का टाइम। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको, अच्छा, अब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ तो हिस्ट्री में पढ़िएगा। हम यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक का पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं, इसलिए समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया का टाइम पे, आखिर इस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप कर रहे थे इंडिया में। क्लियर? ये जो टॉपिक हम अभी देखेंगे, तो सुनिए हम शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं? ए गुड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री इज सोर्ड इन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। द सल्व सूत्रा इज सपोज टू बी द ओरिजिनेशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। मतलब कि अगर यहाँ पे आप देखिएगा, याद है आपको 2700 बीसी के आसपास, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन को शुरुआत है भारत में, जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो कि आज हम लोग का भारत है ना, तो वहां पे सिंधु नदी के किनारे फर्स्ट टाइम इंसान लोग आके सेटल्ड हुआ था। कहाँ से? अफ्रीका का जो आइलैंड है, ये अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका देश, यहाँ से क्या हुआ कि इंसान लोग चलना शुरू किया। और चलते चलते कुछ लोग यहाँ पे आए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सब हुआ, मतलब सेटल्ड हुआ। कुछ लोग यहीं पे रह गया तो यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन बना। और इधर थोड़ा चल जाएगा तो यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बना। कुछ लोग इधर बढ़ गया तो यहाँ पे चाइना का सिविलाइजेशन बना। तो हम लोग इंडिया का चूंकि साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया का पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 2700 बीसी के आसपास क्या हुआ था, किस तरह से यहाँ पे लोग जो है साइंस एंड टेक में डेवलप कर रहे थे। दिस इज माई टॉपिक टू टूडेज। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक। तो सबसे पहले क्या लिखता है इसी टाइम पे, देखो किस टाइम पे बाबू, इस टाइम पे,
मतलब आप अगर चला जाओ, यहाँ पे चला जाओ, इस दौरान जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लोग यहाँ पे बैठ रहा था ना, जहाँ पे पहली बार जब आया था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पे, तब क्या हुआ था, इस दौरान हमको मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्री, आज हम लोग पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि ये ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि रे किसको कहते हैं, या फिर आपको एंगल किसको कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोग जो पढ़ते हैं, इसका एविडेंस हमको कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पे मिला, मतलब एग्जैक्टली इसका नहीं, ज्योमेट्री का समझ देखने को मिला है। कैसे? क्योंकि देखो याद, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब काफी लोग डिजाइन वगैरह बनाता था, तो ये सब चीज जो है वो कहीं ना कहीं हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब देखने को मिला। ठीक है। साथ ही साथ टाउन प्लानिंग जो हुआ था हड़प्पा में, हड़प्पा कब, याद कीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा मतलब आप दूसरा लेक्चर, हालांकि हम देखिए हिस्ट्री के लेक्चर लेने रहे और हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाएंगे कि यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, आपका जो टाउन था ना वो काफी ज्यादा प्लानिंग किया हुआ था। प्लानिंग का मतलब जैसे एक प्रॉपर यहाँ पे एक रोड है, तो रोड के बाद यहाँ पे जो है घर है, कुछ कुछ घर है, फिर यहाँ पे ड्रेनेज का रास्ता गया हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से प्लानिंग किया हुआ था। तो ये हमको दर्शाता है कहीं ना कहीं जो हड़प्पा का टाइम पे साइंस एंड टेक काफी डेवलप था। क्लियर? द सलवा सूत्र इज सपोज टू बी द ओरिजिनेटिव ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। सुलभा सूत्र, सुलभा सूत्राज, इसको हम लोग कह सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एन बुक। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का जो मैथमेटिक्स है ना, इसका शुरुआत का हमको इंडियन मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं एविडेंस यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे दर्शाता है, उस टाइम पे। दूसरा, फ्रॉम द इंडस वैली excavation point, bronze and copper artifact, the glazed pottery were found. Some show their knowledge of highly modified metallurgy. देखिए, वहां पे ग्लेजिंग पॉट्स बनता था, कॉपर का कुछ कुछ आर्टिफ याद है, आप लोग पढ़े होंगे चालकोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड, जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोन एज पीरियड के आसपास था। तो यहाँ पे लोगों का ना कॉपर का भी जो है वो देखने को मिला कि कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को मेटलर्जी का बहुत ज्यादा समझ होगा। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि एंशियंट इंडिया का टाइम पे किस तरह का समझ था हम लोग का साइंस एंड टेक में। तो सबसे पहला दर्शाता हम लोग का ज्योमेट्री का समझ, जिसमें सलवा सूत्र का बात बताएं। ठीक है। उसका बाद आपको क्या बोला, आर्टिफैक्ट के बारे में बताएं कि आर्टिफैक्ट जो किस तरह से वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर वर अवेयरनेस इन द वैदिक पीरियड रिगार्डिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट, टैनिंग लेदर, लेदर बनाना। ठीक है, लेदर किस तरह बनाए, उसके बाद आपका चमड़ा किस तरह से बनाया जाता है, चमड़ा का स्किन से। उसके साथ साथ हम फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट को किस तरह से लगाएं, इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे करें, ये सब के बारे में, या फिर डाइंग प्रोसेस, कपड़ा को कलर कैसे करें, ये सारा का सारा चीज हमको वहाँ पे दर्शाता है। कब? एंशियंट इंडिया के टाइम पे, जो कि ये कह सकता है कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा डेवलप थे। ठीक है। The first century AD also witnessed the mass production of metals such as iron. अब फर्स्ट सेंचुरी एडी का बाबू, फर्स्ट सेंचुरी एडी, एडी का बात मतलब बीसी से इधर चला जाओ, तो लगभग लगभग इस टाइम पे ना इंडिया पे काफी सारा, मतलब ऑलमोस्ट इस समय तो पूरा भारत में हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य तो यहाँ से यहाँ तक रूल किया था, याद कीजिए। तो इस दौरान तक ना यहाँ पे इंडिया में काफी सारा आयरन का, ब्रोंज का, कॉपर का, ये सब हमको खोज देखने को मिला है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस टाइम पे भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट साइंस और टेक का रहा था। ठीक है। उसके बाद इंडियन कंट्रीब्यूशन टू शिप बिल्डिंग कैन बी विटनेस एट लोथल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ना एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं लोथल। क्या कहते हैं? जैसे ये भारत है, ठीक है, तो भारत का यहाँ पे एक साइट है आपका गुजरात के पास, लोथल। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा डॉकयार्ड मिला है, जहाँ पे बड़ा बड़ा शिप मिला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया के टाइम पे लोगों के अंदर साइंस एंड टेक का समझ था, तभी तो वो शिप बना पा रहा था इतना बड़ा बड़ा। ठीक है। डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड मतलब तो जहाँ पे शिप सब रुकता है, वो सब चीज मिला है। ठीक है। तो पहला हो गया सोर्स आपका क्या, इस सोर्स को याद रखिएगा। सबसे पहला सोर्स है सलवा सूत्र, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में पता चला। उसके बाद दूसरा हो गया क्या, एक है वराह मिहिरा, बड़ा अजीब अजीब नाम है यार, संस्कृत का है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। बराह मिहिरा, बराह मिहिरा जो है इज अमंग द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य याद कीजिए कब था, लगभग आपका गुप्ता पीरियड के टाइम पे। गुप्ता पीरियड कब था इंडिया में, इस टाइम पे, लगभग 500 से 300 इस दौरान। यहाँ पे जो गुप्ता एम्पायर था, इस टाइम पे आपको विक्रमादित्य जो वराह मिहिरा वाज अमंग द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। द किंग गेव हिम द टाइटल ऑफ वराह बिकॉज ऑफ एक्यूरेट प्रिडिक्शन। देखो, यहाँ पे ना एक वरा मेरा नाम का आदमी था, जो कि आपका विक्रमादित्य का कोर्ट में हुआ करता था। वो क्या करता था ना, वो किसी भी चीज का प्रिडिक्शन करता था, बड़ा अच्छा प्रिडिक्शन, कि कब बारिश होने वाला है, कब क्या होने वाला है। तो उसको कहीं ना कहीं वेदर का नॉलेज होगा, तभी तो ये कर पा रहा था, इसीलिए इसको टाइटल भी दिया गया था वराह का। ठीक है। उसके बाद बिरहात समिति, तीसरा है वीर मेरा प्लस बृहात समिति, इसी के साथ साथ है बृहात समिति, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
तो बृहत समिति जो है इज कंसिडर पियोनियर वर्क इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसको एस्ट्रोनॉमी का फील्ड में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि बहुत ज़बरदस्त था। एस्ट्रोनॉमी जो स्टडी करता है सन मून का ये सब का जो अराउंड ये करता है, गैलेक्सी फ्लैक्सी का जो स्टडी करता है, वो एस्ट्रोनॉमी। नहीं देखते आपका इंस्टाग्राम पे आता है कि आपकी शादी कब होगी हालांकि वो सब बेकार चीज़ है। तो ये एस्ट्रोनॉमी जो है इसका जो है क्या बोलते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसका प्रेडिक्शन देखने को मिला है। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सिमिलरली द अर्थ मूव अराउंड द मून। ये बृहत जो समिति है ना, ये तुम्हारा बृहत समिति समिता बृहत बृहत संहिता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या बताया बाबू कि जो मून है ना वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये बताया। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ जो है ना ये सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीज जो है ये आपको बृहत संहिता में देखने को मिला। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो 3 सोर्स हो गया, आपको याद रखिएगा नाम। उसके बाद चौथा क्या लिखता है एक्यूरेट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद बुद्धियान है, तीसरा है बुद्धियान। क्या है बेटा? बुद्धियान। बुद्धियान का बड़ा खासियत बताते हैं, सुनिए। बुद्धियान जो है उसको फर्स्ट पर्सन माना जाता है तो कैलकुलेट द पाई, यानी कि पाई का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है? बाइट बेटा 7। चलिए हमको कमेंट करके बताइए कि डेसिमल में कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम इज फाउंड इन द बुद्धियान सलवा सूत्र। मैंने फिर पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में पढ़े ना, क्या बोला कि अगर 90 डिग्री एंगल है तो कैसे करके निकालेंगे, बी स्क्वायर पी स्क्वायर वाला पढ़े कि नहीं? तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका जो है किस तरह से खोज हुआ है वो भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज हमको एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ही देखने को मिला है, जो कि सुलभ सूत्र में मिला है। कहाँ पे मिला है? सुलभ सूत्र में, जो कि एक बुद्धियान। बुद्धियान मतलब होता है कि बुद्धियान जो है उसमें इस चीज हमको कहीं ना कहीं देखने को इसका एविडेंस मिला। क्लियर, आगे देखते हैं। द समरी ऑफ मैथमेटिक्स वाज मेंशन इन द आर्यभट्ट बुक। समरी मतलब आर्यभट्ट का जो बुक है, आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया, इस आर्यभट्टिया बुक में मैथमेटिक्स का काफी कंसेप्ट मिला है। ठीक है, समरी मिला है मैथ्स का। मैथ्स मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ही एक्सप्लेन जीरो एज अ सिंबल एज वेल एज कंसेप्ट। आर्यभट्ट याद कीजिए कब है, वो भी गुप्ता एम्पायर का टाइम का आसपास है कि नहीं? तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे यहाँ पे जो आर्यभट्ट है ना, वो आर्यभट्ट जो है वो आपको जीरो का कहीं ना कहीं खोज जो है वो काफी जबरदस्त बताया है कि जीरो का जो है खोज हुआ है, इसका सिंबल का यूज बताया है। क्लियर, उसके साथ साथ हम लोग क्या किए, विच हेल्प हिम टू अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। अब ये जीरो को जब खोज किया ना तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अर्थ से मून का दूरी कितना है इसके बारे में ये बताया है। क्लियर, ही ऑल्सो मेंशन दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट इन ओन एक्सिस। सेम चीज ये भी बोला है कि जो अर्थ है, जैसे ये मान लीजिए कि अर्थ है, कहाँ चल गया पेज, हाँ, ये अर्थ है, इसके अलावा जो अगल बगल जो मूव कर रहा है ना, ये बात आर्यभट्ट जी ने भी कहा था। ठीक है, ही ऑल्सो करेक्टली स्टेटेड द रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ सन बाइंड लक्ष्य ऑफ मून ऑन द प्लैनेट। अच्छा, आर्यभट्ट जी ने और क्या कहा है? अगर आप लोग साइंस में एक चीज पढ़े होंगे कि कोई भी अगर सरफेस है वो हमको इसलिए दिखाई देता है ना क्योंकि लाइट इस पे स्ट्राइक होता है और स्ट्राइक होने के बाद वो चीज रिफ्लेक्ट करता है। अब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ये होता है जिसके अगर लाइट नहीं रहेगा ना तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, हम लोग का आंख जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लैनेट्स वगैरह है या फिर जो इसका मतलब प्लैनेट्स वगैरह जो अलग अलग पृथ्वी दिख रहा है ना, तो हम लोग को उसी टाइम सॉरी अलग अलग जो चीजें दिखते हैं यूनिवर्स में वो सबका सब इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि लाइट जो है वो ट्रेवल मतलब लाइट जो इस पे स्ट्राइक करके हम लोग की तरफ आ रहा है। तो इसके बारे में भी आर्यभट्ट जी ने बात किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया का टाइम पे भी हम लोग का साइंस एंड टेक का काफी ज्यादा समझ रहा है। एम आई राइट? चलो, उसके बाद ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता, ओके लाइट आ गया, राइट। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसके साथ साथ जो ब्रह्मगुप्ता गुप्ता है ना, ये इंट्रोड्यूस किया पता है किसको? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मेथड को, कि कैसे हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ये सिर्फ का जो मेथड जो ये ब्रह्मगुप्ता जी ने, ये हमको एंशिएंट इंडिया में भारत का देखने को मिला। विच इज यूज प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं ना, 1 10 100 1000, ये सब भी कहीं ना कहीं जो है वो हमको अपना एंशिएंट टाइम पे देखने को मिला है, जो कि हम कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट को दर्शाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इन द फेमस वर्क ब्रह्मा ब्रह्मा सुप्ता सिद्धांतिका, बड़ा अजीब नाम है, एक बार आप लोग खुद से बुक भी पढ़ लीजिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड प्रोनाउंसिएशन।
क्या नाम है? ब्रह्मा स्फुता सिद्धांतिका। सिद्धांतिका का मतलब था कोई प्रिंसिपल। इधर इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑफ जीरो। नेगेटिव नंबर मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में, और साथ ही साथ जीरो के बारे में, इसके बारे में हमको ब्रह्मा सुप्ता आपका सिद्धांतिका में लिखा हुआ, ब्रह्मा सुता सिद्धांतिका, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार्य इज रिनाउंस फॉर हिज बुक सिद्धांत श्रीमोनी, श्री शिरोमणि, बाप रे बाप, बड़ा अजीब नाम है यार, ठीक है। सिद्धांतिका, सिद्धांता श्री मानी, ठीक है। भ्रष्टाचार्य जो उनको जाना जाता है एक बुक की वजह से, जिस बुक का नाम है सिद्धांता श्री श्रीमानी, श्रीमानी, ठीक है, विच इज अ 4 सेक्शन, जिसमें 4 सेक्शन है। इस बुक में 4 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 4 सेक्शन है। अब ये 4 सेक्शन किसी किसके बारे में बात करता है, इसको जरा देखते हैं हम। कितना सेक्शन है बाबू? 4 सेक्शन है। सबसे पहला है बीजागणित। क्या है? बीजागणित, बीजागणित, ठीक है, जिसमें अलजेब्रा के बारे में बात किया है, ठीक है, ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं बात में। उसका लीलावती, लीलावती जो है वो आपको बात करता है अर्थमेटिक, मैथ में आप पढ़े ना अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक मीन्स वगैरह, तो उसके बारे में बात किया है। साथ ही साथ या सॉरी फॉर माय एक्चुअली संस्कृत प्रोनाउंसिएशन वेरी बैड एंड इवन माय प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो वेरी बैड। एनीवे, ज्ञा ज्ञा हगन ज्ञा हगानिता, ज्ञा हगानिता, ठीक है, इसमें प्लैनेट्स के बारे में बात किया, बुक में देख लीजिएगा आप लोग। ज्ञानगिनाता, ठीक है, प्लैनेट्स और मैथमेटिक्स के बारे में बात किया। उसके बाद गोल ध्याया, मतलब स्पेयर के बारे में बात किया। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ है ना, ये हमको अपना एंशियंट टाइम से देखने को मिलता है, जो हम लोग का बुक में है। क्लियर? सुलभा सूत्र है, ब्रह्मामित्र भी है, बराह मित्र है, मेरा है, ठीक है, फिर बृहद समिति है, बुद्धयान है, आर्यभट्ट के बारे में कुछ बोला गया, ब्रह्म सुप्ता में कुछ लिखा गया, सिद्धि से सिरमोनी में आपको क्या बताया, अलग अलग पार्ट्स है। एक में अलजेब्रा का बात किया, एक बार मैं उसके बाद आपका प्लैनेट्स के बारे में बात किया है। एक में आपको क्या लास्ट में क्या था, गोलाध्याय आया। गोलाध्याय का मतलब होता है कि किसी भी स्पेयर का स्टडी करना, तो इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो ये सारा सारा चीज जो है वो हमको एंशिएंट इंडिया के टाइम से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अरे ठीक है, अब देखिए द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन विच इज रिटन इन प्रेजेंट टाइम इन गणित सारा संग्रह, विच वॉज रिटन बाय महा, एक मिनट है, बच्चा मोहल्ला का थोड़ा बच्चा लोग को बोल देते हैं। अरे रणबीर, हल्ला मत करो, खेलना तो क्या, खेलो जाओ, हल्ला नहीं, तो इधर हल्ला नहीं करो, पढ़ रहे ना, लेक्चर रिकॉर्ड करो बेटा, ठीक है, हाँ हल्ला नहीं करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं उसके बाद क्या लिखता है। द फर्स्ट अर्थमेटिक टेक्स्ट बुक equation called the first he had also introduced the method of solve arithmetic equation called चक्रवर्त मेथड, द साइक्लिक मेथड। अच्छा, हम आपको बात बताना भूल गए कि सिद्धांता श्रीमोनी जो है, सिद्धांता शिरोमणि में हम लोग का इक्वेशन को सॉल्व करना, जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, किसका इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, इसके बारे में भी कुछ कुछ कंसेप्ट के बारे में दिया हुआ है, और ये साइक्लिक मेथड के थ्रू दिया हुआ है। अब साइक्लिक मेथड क्या होता है, इसको आप मैथ्स में पढ़ लीजिएगा किस तरह से, इधर से जैसे पढ़ते हैं ना 3x+2 इजकल टू मान लीजिए 5, तो ये एक्स का वैल्यू निकालना, इसको उठा के इधर करो। तो इस तरह से काफी तरह साइक्लिक मेथड जो है वो आपका इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट अर्थमेटिक टेक्स्ट बुक रिटन इन द प्रेजेंट टाइम इज गणित सारा संग्रह। क्या नाम है? गणित सारा संग्रह, गणित सारा संग्रह। ये जो किताब है ना, इसमें भी दिया हुआ अर्थमेटिक के बारे में, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे रिटन बाय महाविक्राचार्य 850 में, ध्यान से समझिए, 1850 एडी में, सॉरी 1800 बोल रहे, 850 एडी में एक आदमी था जिसका नाम था महावीर चक्रचार्य, महावीरचार्य, ठीक है, महावीरचार्य। इन्होंने विच वॉज रिटन बाय गणित सारा संग्रह लिखा था। क्या लिखा था? गणित सारा संग्रह, ठीक। इस बुक में अर्थमेटिक टेक्स्ट बुक के बारे में काफी सारा चीज लिखा हुआ है, जो कि आज हम लोग यूज करते हैं ना अर्थमेटिक। आप मैथ्स में 3-4 पार्ट्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पार्ट,
ज्योमेट्री पार्ट। तो अर्थमेटिक पार्ट्स के बारे में काफी सारा चीज इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक का नाम है गणित सारा संग्रह, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, कनाड। कनाड जो है ये 6th सेंचुरी में लिखा गया था, 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी कब, हम पहले बताएं, जीरो में, जैसे जीरो का जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, आपको इसी में लेके चलते हैं। इस समय मतलब 500 से 600, यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट का मतलब, सॉरी, इस दौरान कन्नड़ में द 6th सेंचुरी एडी परफॉर्म एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया गया। एटॉमिक थ्योरी जानते हैं ना, वही एटॉम थ्योरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, विच इज वेरी सिमिलर टू प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ एटम्स। तो आज जो हम लोग थ्योरी ऑफ एटम पढ़ते हैं ना, इसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग का टेक्स्ट में 500 से 600 एडी में ही लिखा गया था कन्नड़ में, ठीक है। कन्नड़ इज द 6th सेंचुरी साइंटिस्ट। कन्नड़ जो थे वो 6th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, और ये साइंटिस्ट इस थ्योरी को लिखे थे, ठीक है, जो एटम के बारे में बात करता है। एज पर द थ्योरी, मेटेरियल वर्ल्ड विच इज फॉर्म्ड ऑफ द कनस इज इनविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्शन। इस थ्योरी के तहत क्या बोलते हैं कि जितना भी चीज जो फॉर्म में बना हुआ है, मतलब एटम्स का जो पार्ट है, ये इनविजिबल है, दिख नहीं सकता, और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब खत्म नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ा है ना कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास में क्या पढ़ा है, वही सब चीज कंसेप्ट जो इसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग मतलब दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है बारहमीरा। बारहमीरा क्या होता है, सुनो। बारहमीरा समझना ध्यान से। अरे यार, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ ठीक है। बरामीरा क्या लिखता है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी। बरामीरा जो है ये जियोलॉजी में बड़ा जबरदस्त काम किया है। स्टडी ऑफ अर्थ का, अर्थ सरफेस, इस सब बारे में पढ़ते हैं ना, उसको जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हाइड्रोलॉजी, पानी वानी के बारे में, फिर इकोलॉजी, इसके बारे में काफी सारा चीज जो है ये बरामीरा ने बताया, ठीक है। He had also stated that the presence of termites and plant could be well to indicate the absence of presence of underground water। साथ ही साथ जो दीमक वगैरह होता है, जो जमीन के अंदर काफी सारा रहता है, ठीक है, उसके बाद लकड़ी में रहता है, और फिर जमीन के अंदर जो रूट होता है, तो इन्होंने ही बताया था, भरामीरा ने, कि यहाँ पे जो जमीन के अंदर लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। ये कहीं ना कहीं ये बताया था, इसी चीज का ऑब्जर्वेशन को ध्यान में देते हुए। केचुआ जमीन के अंदर है, तो भाई कैसे है, सांस ले रहा है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। तो लाइफ के बारे में यह बात बताया था, ठीक है। उसके बाद इन दिस बुक बिरहात संहिता, बिरहात संहिता। अब हम क्या बताएं, इनका एक बुक था जिसका नाम था बिरहात संहिता, ठीक है। ही ट्राई टू कोरिलेट द नेचुरल प्रोसेस लाइक अंडर सीज एक्टिविटी। अच्छा, इसमें इस किताब में इन्होंने क्या डिसाइड किया, लिखा है कि अंडर सीज मतलब समुद्र के अंदर कैसा ये चलता है, वेब के बाद एक्टिविटी बारे में लिखे हैं, प्लांट्स कैसे मूव करता है, प्लांटरी मोशन के बारे में बात की है, ठीक है। अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशन, किस तरह से बादल का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बात की है। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक में हम लोग का बहुत जबरदस्त योगदान देखने को मिला है, ठीक है। अब फिर अर्थक्वेक के बारे में बात की कि अर्थक्वेक जो है क्यों होता है, तो ये बरहामीरा जी का जो किताब है आपका बिरहात समिति, इसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये भी इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का टाइम का किताब है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या लिखता है, आयुर्वेदा। इसका नाम कैसे कोई बोल सकता है, आयुर्वेदा, ठीक है। अब आयुर्वेदा का बात क्या होता है, सुनो ध्यान से। आयुर्वेदा ओल्डेस्ट ब्रांच है मेडिकल साइंस का, ठीक है, जो कि एंशिएंट इंडिया का टाइम पे शुरुआत हुआ था। मतलब एंशिएंट इंडिया मतलब आपको पहले बोले, जीरो से इधर चल जाओ, जीरो जीसस क्राइस्ट हो गया, इधर का टाइम का ना, एंशिएंट इंडिया का टाइम पे आपको आयुर्वेदा में मेडिकल साइंस के बारे में काफी सारा बात किया गया है, कि मेडिकल साइंस में क्या क्या पढ़ाई होता है, जैसे दवाई वगैरह के बारे में काफी सारा डिस्कशन किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, द ओल्डेस्ट नोन मेडिकल बुक इन द वर्ल्ड इज अतरिया समिति संहिता। और पूरा दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का सबसे ओल्ड मेडिसिन, मेडिकल साइंस का अगर कोई बुक है ना, तो उसका नाम ही है आपका अथरिया संहिता, ठीक है, अथरिया संहिता। और ये चीज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत में ये चीज हम लोग को लिखा गया था पहली बार। पूरा दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बुक है ये। चरक, चरक इज नोन फॉर द फादर ऑफ ससुरता एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। चरक का नाम सुने आप लोग, चरक को किस बोला जाता है, उसको फादर ऑफ सुश्रुता एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनको मेडिसिन, फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। ही ऑल्सो फादर ऑफ सर्जरी, इन्हीं को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सर्जरी आज हम लोग करवाते हैं तो फादर ऑफ सर्जरी इन्हीं को कहा जाता है, किसको, चरक को, ठीक है। द फादर ऑफ सुश्रुता एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी इन अथर्ववेदा फॉर द फर्स्ट टाइम डिजीज एंड क्योर। अब हम लोग याद कीजिए, अथर्ववेदा कब है, अथर्ववेदा है इस टाइम पे, किस टाइम पे, इस टाइम पे, जब 1500, हम याद है वेद जो लिखा गया था, चार
चार जो वेद लिखा गया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ना, उसमें बात किया गया डिजीज के बारे में, क्योर कैसे होगा, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, फीवर, कफ, ठीक है, उसके बाद डायरिया, ड्रॉस्पी, नाक बहना, सोर्स, लेप्रोस्कोपी, ये सब के बारे में उसमें डिसाइड किया गया। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, एक तरह का प्रॉब्लम होता है जो पेट वगैरह में होता है। लेप्रोस्कोपी हमको जहाँ तक याद है, शायद एक चेकअप होता है, जो कुछ दिन पहले मेरे फादर को भी हुआ था चेकअप। किसी नली में, नस में अगर घुस जाता है ना, कोई स्टोन वगैरह होता है ना, तो उस केस में होता है। ऐसा ही कुछ है जो कि अर्थवेदा में हम लोग को देखने को मिला है। तो ये हमको दर्शाता है कि कितना हम लोग एंशियंट टाइम से इंपॉर्टेंट रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ये समझ में है? उसके बाद चक्र समिति है। चक्र समिति जो है, ये भी चरक के द्वारा लिखा गया है। चरक ही द्वारा जो है वो चक्र समिति भी लिखा गया है। चरक के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? सबसे पहले तो इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अर्थवेदा में काफी सारा मेडिकल साइंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चरक समिति जो है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। चरक समिति बाई द चरक एंड श्रुता समिति, और श्रुता समिति भी, सुश्रुता समिति, बड़ा अजीब नाम है। ठीक है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, स्पेशली इन संस्कृत। ठीक है, बाय सुश्रुता आर द टू वाइटल टेक्स्ट। अच्छा, ये जो चरक के द्वारा लिखा गया है आपका चरक समिति, और सुश्रुता समिति जो है ना, ये लिखा गया है किसके द्वारा? सुश्रुता के द्वारा, सुश्रुता के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। टू वाइटल टेक्स्ट इन द फील्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। कनिष्क कौन, याद कीजिए, याद कीजिए, कनिष्क कहाँ पे था? कनिष्क है आपका, जो ये जो चरक और जो आपका सुश्रुता था ना, ये कनिष्क का, कनिष्क मतलब याद कीजिए, जैसे ये वाला एरिया का कहीं ना कहीं पे कोई राजा हुआ करता था, तो उसके अंदर था। चरक वॉज द राज विद्या रॉयल डॉक्टर। चरक जो होता है एक रॉयल डॉक्टर भी था। रॉयल डॉक्टर मतलब होता है कि जो बहुत रेपुटेटेड डॉक्टर होता है। ही इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट डाइजेशन। सब ये चरक जो सबसे पहला पर्सन है जिन्होंने डाइजेशन के बारे में बात किया है, पेट में जो ये हो जाता है डाइजेशन वगैरह, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया है। उसके साथ साथ इम्यूनिटी के बारे में बात किया है। इम्यूनिटी मतलब होता है कि शरीर में जो कमजोरी हो जाता है ना, कि जैसे कोई डिजीज, अगर डिजीज हो गया, तो डिजीज से अगर हमारा शरीर नहीं लड़ पा रहा, तो इम्यूनिटी हमारा वीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इज क्रेडिट एज द फर्स्ट पर्सन, कनिष्का, टू वाइटल टेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ द कनिष्का। चरक was the he is credited as the first person who talked about diagnosis. He also know the concept of genetics. अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आज हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो अभी बताएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब हम लास्ट चैप्टर में जाएंगे तब बताएंगे। तो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग जो उसका खोज, मतलब उसके बारे में भी बात किया। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी, ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रेनोप्लास्टी। रेनोप्लास्टी, रेनोप्लास्टी का मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, जो हीरोइन कराती है आमतौर पे सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो प्लास्टिक सर्जरी का बात किया गया। ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जरी की बात किया है, रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट्स, ये सब चीज, मतलब जितना भी सर्जरी वगैरह बारे में बात किया गया ना उच्चारण, इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सर्जरी मतलब जो काफी सारा सर्जरी किए हैं। ठीक है, चीड़ पाड़ करके जो करते हैं। ठीक है, सरप्राइजिंगली मॉडर्न सर्जन यूज टेक्निक सिमिलर टू दैट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द प्लास्टिक सर्जरी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज जो हम लोग जो आपका डॉक्टर लोग जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ना, वो सेम टेक्नोलॉजी जो कि सुस्त्र इसके द्वारा, क्या बोलते हैं आपका, सुश्रुता के द्वारा जो किया गया था, उसी टेक्नोलॉजी का आज तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्लास्टिक सर्जरी। ओके, नाउ लेट मी जस्ट, ही ग्रेटली कंट्रीब्यूट इन द, ठीक है, हो गया। उसके बाद योगा ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। इसके साथ साथ और क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर आप एंशिएंट टाइम पे चला जाइएगा, तो यहाँ पे योगा जो है ना, योग का भी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूशन देखने को मिलता है। मतलब योग, योग में हम लोग पढ़े इन संस्कृत वर्ड योक्त्रा, योकिंग ऑफ द माइंड एंड द इनर सेल्फ। संस्कृत में योगा जो वर्ड आया है, ठीक है, इसका सॉरी, एन एलाइड आयुर्वेदिक साइंस फॉर क्यूरिंग द बॉडी एंड द फिजिकल एंड मेंटल। योगा से क्या होता है, आपका बॉडी प्लस आपका मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ जो अच्छा रहता है। ठीक है, योक्त्रा इन ऑफ द माइंड इन इनर सेल्फ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द आउटसाइड। और योक्त्रा इसमें एक चीज है, कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि लोग जो होता है अपने आप को डिटैच कर देता है बाहर की दुनिया से, और सेल्फ रिलायंस में चल जाता है, मतलब अपने में खुद भी चला जाता है। इट इज यूज फॉर द डेरिवेशन ऑफ द टर्म योगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं योगा। ध्यान ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हठ योगा इज फिजिकल एंड मेंटल योगा। हठ योगा होता है, मतलब हठ योगा का मतलब होता है हाथ से योगा करना। ठीक है, बुक में पढ़ते रहो, फिर हम बार बार बोलते हैं। राज योगा इज मेंटल योगा। राज योगा का मतलब होता है दिमाग से जो होता है, मेंटल योगा उसको कहते हैं। द पर्पस ऑफ योगा इज टू अचीवमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ, मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल स्पिरिचुअल बैलेंस। अब योगा का पर्पस क्या है,
ताकि हम लोग स्पिरिचुअली सही रह पाए, स्पिरिचुअली, मेंटली, उसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, बॉन्डेज अच्छा रहे, लिबरेट हो सके। तो ये सबका सब जो देखने को मिलता है। पतंजलि इज द पर्सन बिहाइंड द ग्रेट साइंस। अभी साथ ही साथ एक आदमी का नाम सुनेंगे हम, पतंजलि। पतंजलि का भी इस्तेमाल होता था उस समय, बिहाइंड पर्सन द ग्रेट साइंस। ही इन द योगा सूत्र ही मेंशन अबाउट ओम। अच्छा, जो योगा सूत्र है ना, इस योगा सूत्र में पतंजलि एक शब्द का इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं ओम। और ओम याद है हम लोग का हिंदू धर्म में, ये जो ओम सिंबल है, इस सिंबल का जो हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि ये कॉस्मिक साउंड है। और इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना काफी ज्यादा शांत होता है। तो इसके बारे में मेंशन किया गया कहीं ना कहीं, ठीक है। मेंशन द कॉस्मिक साउंड स्पोकन द सिंबल ऑफ गॉड अमॉन्ग हिज अदर वर्क। पतंजलि इज नोन फॉर द बुक ऑफ मेडिसिन एंड हिज वर्क। और साथ ही साथ पतंजलि जो है, पतंजलि को हम किस लिए जानते हैं, उसको हम जानते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, मेडिकल। और पनानी को हम जानते हैं ग्रामर की वजह से, ठीक है। इसको हम महाभाष्य भी कहते हैं। तो ये वो हम लोग का एंशियंट का टाइम। अब हम देखें कि मिडाइवल टाइम पे हम लोग का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके लिए हमको एक और पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपस में अपने मतलब खुद में ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। ओके, नाउ लेट मी